वाह, ये बहुत ही खूबसूरत हिस्सा है, इसे कहते हैं शीश महल। क्या नाम है आपका? मुन्ना भाई। मुन्ना भाई, MBBS। जो महारानियाँ थी, जो अपने पति के मरने के बाद जो सती हो जाती थी, ये उनके चिन्ह हैं। केसरिया बालम इस शहर की सादगी और इस शहर का इतना कलरफुल माहौल, यही है हमारा जोधपुर। और इस जोधपुर में मैं पूरे 2 दिन बिताने वाली हूँ और 2 दिन में आपको मैं पूरा जोधपुर दिखाऊंगी। देख ही रहे हैं हमारा राष्ट्र पक्षी पीकॉक जी, और मोर की नगरी में हम तो हैं और पूरे राजस्थान में दिखाई देगा। आज के दिन मैं आपको ले चलती हूँ, सबसे पहले आशीर्वाद लेते हैं महादेव जी का और अचलनाथ महादेव जी के मंदिर में पहले दर्शन करेंगे। उसके बाद हम मिठाई खाएंगे और कचौड़ी खाएंगे। उस उपरांत मैं आपको ले चलती हूँ ये सुनहरी ग्राफिटीज ब्लू सिटी की ओर और फिर हम मेहरानगढ़ फोर्ट जाएंगे। मेहरानगढ़ फोर्ट होते हुए हम राव जोधा रॉक डेजर्ट और उस उपरांत आपको जसवंत थारा ले चलूँगी और फिर घंटाघर होते हुए जोधपुरी थाली खाते हुए फिर हम चलेंगे तुर्जी का झालरा देखने। बीकानेर से हम बाड़मेर पहुंचे पाकिस्तान की बॉर्डर मुनावाव के लिए, जिसका ट्रेन वीडियो एक्सट्रीम रेल्स पर आएगा। फिर हमने बाड़मेर से जोधपुर के लिए पैसेंजर ट्रेन ली और पहुंच गए जोधपुर ब्लू सिटी और सन सिटी ऑफ इंडिया। अब आगे जयपुर स्टेशन आपका हार्दिक स्वागत करता है और यहाँ पर एक लोगो भी रखा हुआ है। तिरंगे को देखते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है और उसके साथ स्टेशन किया है। वैसे तो सिर्फ 2 किलोमीटर का रास्ता है स्टेशन से मेरे मतलब हवेली का, लेकिन पहले बोलते हैं 150, फिर 100 पे आते हैं। बेसिकली 2 किलोमीटर के लिए 50 रुपये भी इनफ है। ओके, तो ये है हमारे सारथी। क्या नाम है आपका? मुन्ना भाई। हाँ, देखिए पुराने ढांचे में शांति भवन हेरिटेज होटल है। अगर कोई भी इसे बुक कर रहा है तो स्टेशन के पास ही है। हवेली। वैसे बाहर थोड़ा कचरा था, म्यूनसिपैलिटी वाले आए नहीं थे, साफ नहीं किया था, लेकिन बहुत ही नैरो लेन में है ये, लेकिन अंदर जाते हैं ना तो बहुत खूबसूरत लगता है। चलिए, ये रहा इनसाइड फील और ये है हमारे होस्ट क्या नाम है आपका? अभी। अच्छा, ये अभी हैं और बाकी तो मैं टूर और भी कराऊंगी इस हवेली का। ये हमारा रूम है। यहाँ से पूरा मेहरानगढ़ फोर्ट का व्यू दिखाई देता है। तो हमारे हवेली से करीबन 600 मीटर की दूरी पर है अचलनाथ मंदिर, वहीं पर जा रहे हैं। सबसे पहले दर्शन करते हैं महादेव के, उसके बाद आगे की बात। अजब ही शांति का अनुभव हो रहा है अचलनाथ मंदिर में आकर। पता है अचलनाथ मंदिर का नाम अचलनाथ क्यों है? क्योंकि कई महाराजा महारानियों ने कोशिश की कि जो स्थान महादेव का है वो
नीचे की ओर है तो उसका स्थान मंदिर जैसे जैसे बनता गया तो उसे ऊपर लाया जाए, लेकिन कई कोशिशों के बाद भी महादेव जी डटे के डटे रहे, वहाँ से हिले नहीं, इसीलिए उनका नाम अचलनाथ महादेव है। मंदिर तो है 500 साल पुराना और इस मंदिर के स्थापन होने में महंतों का और नागा साधुओं का बहुत बड़ा हाथ रहा है। यहाँ पर आपको 17 समाधियाँ दिखेंगी जो कि नागा साधुओं और महंतों की है। कहते हैं कि राव गंगा की उम्र सिर्फ 20 साल ही होने वाली थी, ये उनके महंत को पता चल गया था, तो उन्होंने अपने दूसरे महंतों की उम्र उनको दे दी और जीवित समाधि ले ली। कहते हैं 7 महंतों की जीवित समाधियां हैं यहाँ पर। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं से 12 ज्योतिर्लिंगों का साक्षात्कार हो जाता है। हर हर महादेव। और यहाँ देखो, भूखे को अन्न, प्यासे को पानी, जय बाबा बर्फानी, अमरनाथ जी विराजे हुए हैं। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर 2 शिवलिंग क्यों हैं। ये दूसरा शिवलिंग लाया गया था 1977 में नेपाल बाबा के द्वारा और ये है नर्मदेश्वर महादेव जी। और कहते हैं कि यहाँ के मंदिर का रखरखाव भी यहाँ की 40 दुकानें बाहर हैं, वो लोग करते हैं। तो आप पहुँचे हैं हम लोग नारायण मिष्ठान भंडार। पूजा पाठ हो गया, अब पेट पूजा की जाए। तो यहाँ पर मिलती हैं प्योर घी की कचौड़ियाँ। चलो। इस कचौड़ी की खासियत ये है कि ये मोगर की कचौड़ी है और लोग तो तेल में छानते हैं, ये लोग घी में छानते हैं, तो हो जाए। एकदम खस्ता है। मोगर का पेस्ट बना के फिर उसमें कुछ मसाले डाले जाते हैं और ये जो खस्ता परत है ना, वो तो बहुत अमेजिंग लग रहा है। बहुत स्वादिष्ट है। अचलनाथ महादेव जी का मंदिर है कटला चौक पर और बस उससे करीबन समझ लीजिए कि 50 मीटर आगे की ओर आएंगे तो आपको ये मिठाई का शॉप मिलेगा और जो है राखी हाउस में। हाँ, लेकिन अगर आपको कचौड़ियाँ खानी हैं तो आपको सुबह 6 बजे से लेकर 9 साढ़े 9 तक आ जाना पड़ेगा, वरना ख़त्म हो जाएगी। इस बीच में मिल गए हमारे सब्सक्राइबर, हाल फिलहाल की अमरनाथ की यात्रा उन्होंने भी देखी है। क्या नाम है आपका? अभी दुकानें खुली नहीं है, धीरे धीरे दुकानें खुल रही हैं। वक्त हो गया है 9:30 के आसपास। वैसे राखी हाउस पे हमने कचौड़ी तो खा ली नारायण जी के शॉप पर, अब करीबन 50 कदम और आगे चलते हैं और उसके बाद आ जाएगा अदा बाजार। तो ये है मोहन मिठाई वाले, चलते हैं, वहाँ पर लड्डू मिलते हैं बूंदी के, बहुत फेमस है। आप लोगों ने कई ऐसे बूंदी के लड्डू खाए होंगे, लेकिन ये हटके है। इसका रंग देख करके आपको लग ही गया होगा, ये बेसिकली रबड़ी को लाल करके बनाया जाता है और इसीलिए ये बहुत रिच लड्डू है। इसका स्वाद लेते हैं पहले। ओह, दे आर सो सॉफ्ट। स्वाद है एकदम जबरदस्त स्वाद है। मुंह में पानी पानी हो गया, बहुत रिच है। ये है मालपुआ, आहा, और रबड़ी के साथ यहाँ के फेमस है। इसके अलावा घेवर भी है, लेकिन दिखाई नहीं दे रही, लगता है ख़त्म हो गई। मोहन जी मिठाई वाले कोई आजकल के नहीं हैं, 90 साल पुरानी ये दुकान है और बहुत ही प्रसिद्ध है। और 500 रुपये किलो लड्डू अगर लेने हो तो। ये क्या है पता है? ये है खीरा। क्या नाम है इसका? तो जा रहे हैं हम पचेटिया हिल्स पर। बेसिकली मेहरानगढ़ फोर्ट के राइट हैंड साइड पे जाएंगे तो पचेटिया हिल आता है, थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। लेफ्ट में मेहरानगढ़ फोर्ट से आप अंदर एंटर कर सकते हैं। यहाँ पे किसी भी घर में पानी मांगो तो कोई मना नहीं करता,
वैसे गर्मी बहुत है, दोपहर के ऑलमोस्ट 12 बज गए। आखिर पहुंच गए। ओह माय माय, यहाँ से पूरा ब्लू सिटी दिखाई देता है। वेलकम टू द ब्लू सिटी जोधपुर ऑफ राजस्थान। वाओ, देखिए पचेटिया हिल जहाँ पर ग्रेफिटी है ना, वहीं से हमारा राज मंदिर हवेली दिखाई दे रहा है। झंडे दिख रहे हैं, हमारा तिरंगा लहरा रहा है। देखिए ये सारे जो आपको ब्लू घर दिखाई दे रहे हैं ना, इसे बनाने के पीछे मंशा ये थी कि सारे जो ब्राह्मण फैमिलीज़ थी उनके आइडेंटिफिकेशन के लिए था। बट ग्रेजुअली टूरिज़्म बढ़ता गया और ब्लू कलर एक डिफरेंट इफ़ेक्ट लेकर के आया इस सिटी को। और कहते हैं कि ब्लू कलर से जो गर्मी होती है ना, धूप, वो सोख लेती है, तो वो रिफ्लेक्टिव कलर होता है। इस वजह से घर में ठंडक रहती है। मैं जिस गेट पर हूँ ना, जिस दरवाजे पर मेहरानगढ़ फोर्ट के, वो है फतेह पोल। और फतेह पोल इसलिए भी नाम इसका दिया गया है कि महाराजा अजीत सिंह जी ने जब मुगलों से अपना शासन फिर लिया था और उस उपरांत इस गेट को बनवाया था। तो ये गेट का निर्माण वैसे तो 1719 में हुआ है, लेकिन 1707 से लेकर 1775 तक ये गेट भव्य रूप में निर्माण होता रहा। ये जो इतने भव्य दरवाजे दिख रहे हैं ना, ये भव्य दरवाजे इसलिए बनाए जाते थे, इसका ओपनिंग, कि हाथी इसमें से आसानी से गुजर सके। ये तो मेरे हिलाने से मैं इसका प्रमोशन तो नहीं कर रही हूँ, लेकिन हाँ यहाँ पर ये फैसिलिटी है कि फ्लाइंग फॉक्स जो है आपको जिप लाइन का मतलब मज़ा दिला सकते हैं। पहले थोड़ा सा ट्रेनिंग देते हैं और आप अराउंड द फोर्ट थ्रू द लेक आप जिप लाइन से स्विंग कर सकते हैं। और उसका रेट है करीब 1700 रुपये। मेहरानगढ़ फोर्ट आने के लिए इंडियन नेशनल के लिए 200 रुपीज़ पर हेड है, और एक मात्र ऐसा फोर्ट है जिसमें लिफ्ट है और डायरेक्ट आप ऊपर टेरेस तक पहुंच सकते हैं, तो उसका है 50 रुपीज़ पर हेड। और अगर आप गाइड लेना चाहते हैं तो 1 to 4 पीपल के लिए 500 रुपीज़ है। बाकी ऑडियो गाइड होते हैं, पर फ़िलहाल नहीं है। मे बी जब पीक सीज़न होगा नवंबर टू जैन फेब तब होगा, और 180 रुपीज़ है उसका। अगर आप फॉरेन टूरिस्ट हैं तो यू कैन हैव योर एक्सचेंज डन हियर। और फॉरेन नेशनल्स के लिए 600 रुपीज़ पर हेड। एलिवेटर का सेम है 50 रुपीज़। टिकट काउंटर के बगल में ही एलिवेटर का रास्ता है, और हम लोग एलिवेटर से इसलिए जा रहे हैं क्योंकि दैट इज़ द बेस्ट वे। एलिवेटर से आप 12वें माले तक पहुंच जाएंगे और ये ऊपर से फिर नीचे आते आते आप पूरे फोर्ट का नज़ारा देख सकते हैं। तो आपका पूरा वॉकिंग टूर भी हो जाता है, और एलिवेटर से ऊपर जाएंगे तो थकावट भी नहीं होगी। वाह। आप लिफ्ट से बाहर निकलते हैं तो 12वें माले पर टेरेस है, और यहाँ पर तोपें रखी गई हैं। दुश्मनों पर नज़र रखने के लिए ये एक बेस्ट प्लेस थी, और जहाँ से तोपें दागी जा सकती थी। और यहाँ पर रेस्टोरेंट भी है, अगर मौका मिलेगा तो रेस्टोरेंट का लुत्फ़ उठाया जाएगा। शाम के 7 बजे से लेकर के 10:30 बजे तक ये रेस्टोरेंट ओपन होती है। यहाँ के रूफटॉप से आपको जसवंत तारा भी दिखाई देगा, और उसके बगल में है लेक, राजस्थान का ताजमहल। मेहरानगढ़ फोर्ट एक लौता ऐसा फोर्ट पूरे राजस्थान में, और दूसरा है जूनागढ़ फोर्ट। राव जोधा जी, जिन्होंने 1459 में ये फोर्ट की स्थापना की थी। वाह, कितना खूबसूरत नक्काशी की हुई है, इतना अच्छा कार्विंग है इन पत्थरों पर कि क्या बताऊं। मेहरानगढ़ फोर्ट, इसका नाम ही इसके ऊंचाई को दिखाता है।
मेहरानगढ़ फोर्ट का मतलब है सूर्य का किला। जी हाँ, राठौड़ के राजपूत सूर्यवंशियों ने इस किले का निर्माण कराया था। वैसे तो कन्नौज के राठौड़ अफ़गानी मोहम्मद गोरी के शासन से प्रताड़ित होकर के वहाँ से निकल गए थे और उन्हें अपना स्थान स्थापित करना था, तो उन्हें ये जगह बहुत ही अच्छी लगी। तो कहते हैं कि यहाँ पर आकर के उन्होंने इस किले को अपना एक स्थान बनाया था। वैसे राव सिहाजी ही जोधपुर के संस्थापक थे। यहाँ पर वो आए और उन्होंने यहाँ पर राठौड़ों ने अपना स्थापत्य जमाने की कोशिश की, लेकिन आसान नहीं था। वैसे तो जोधपुर पहले मारवाड़ की राजधानी था और मारवाड़ फैला हुआ था थार के रेगिस्तान तक। पता है, राव जोधा जी ने जब ये किले का निर्माण करवाया तो दो मुख्य कम्युनिटी थी, वो थी खांडवलिया और चावलिया। और खांडवलिया कम्युनिटी जो थी वो पत्थर तराशने वाली थी और चावलिया कम्युनिटी जो थी उनका काम था बड़े बड़े पत्थरों को उठाकर ऊपर फोर्ट तक ले जाने का। और ये जहाँ पर मेहरानगढ़ फोर्ट है ना, ये फोर्ट है एग्जैक्टली भाकर पहाड़ी पर। और भाकर पहाड़ी पर कहते हैं कि एक स्वामी जी थे और संत थे और उनको रिक्वेस्ट की गई थी कि वो वहाँ से अपना स्थान किसी और जगह पर ले जाए, लेकिन वो मान नहीं रहे थे। तो राव जोधा जी के लिए एक प्रश्न उठ खड़ा हुआ, लेकिन उन्होंने जाकर करणी माता से विनती की कि वो उन्हें समझाए। तो करणी माता आई और उन्होंने वही महंत को कहा कि आप अपना स्थान किसी और जगह ले जाइए महाराज। तो उन्हें जाना पड़ा, लेकिन जाते जाते उन्होंने एक श्राप देते गए और बोले कि कभी भी तुम्हारे इस गढ़ का निर्माण पूरी तरीके से नहीं होगा। और यहाँ पर चामुंडा माता का मंदिर भी है। कहते हैं राव जोधा जी चामुंडा माता के बहुत बड़े भक्त थे। जो यहाँ दिख रही है ना, वो है श्रृंगार चौकी। राजा महाराजा या उनके पुत्र यहाँ पर बैठते थे और उनका श्रृंगार हुआ करता था। श्रृंगार चौकी के एग्जैक्टली ऑपोजिट है पालकी खाना। यहाँ पर बहुत सारी पालकियाँ रखी गई हैं। 24 अलग अलग महाराजाओं ने अलग अलग समय पर जो भी पालकियाँ इस्तेमाल की थी वो सारी यहाँ पर डिस्प्ले में रखी गई हैं। हर पालकी का अपना नाम होता था। ये है हाथी हौड़ा, मतलब बेसिकली हाथी के ऊपर ये पालकी रखी जाती थी और इसके ऊपर जो परत दिखाई दे रही है ना, वो चांदी की है। यहाँ पे पेंटिंग से ही पता चल गया होगा आपको कि अब हम उस जोन में हैं जहाँ पर लोग पालकियाँ उठाते थे और उसमें रानियाँ महाराज एक जगह से दूसरी जगह पर जाते थे, चाहे वो अपने शहर में जाते हों चाहे एक शहर से दूसरे शहर में। यहाँ पर इस पेंटिंग से ही पता चलता है कि जो उठाने वाले होते थे ना पालकी, वो होते थे छोटी कद के। और कहते हैं कि उत्तरी भारत के लोग हुआ करते थे, जो आज की तारीख में बिहार या यूपी साइड के होते हैं ना वो। राजपूतों की तेवड़ होती है अपनी पगड़ी में और मूँछों में, तो यहाँ पर ये टर्बन बांधा जाता है। 100 रुपये देना है आपको, पूरे हाथ से टर्बन बांध कर देंगे। ये पालकी जो आपको दिखाई दे रही है ना, ये है राजा की पालकी और इस पर पूरा सोने की परत लगाई हुई है, पूरा सोने का काम किया हुआ है। और जो छोटी छोटी लीव्स आगे की ओर दिखाई दे रही है, उसका कितना बारीक काम है, ये बहुत ही रोचक है। देखिए गणेश जी हैं बीच में और इस तोरण का महत्व ये है कि जो ब्राइड होती है ना, उसके घर के आगे लगाया जाता है शादियों के समय में। वाह, कितनी बड़ी तलवार है और देखिए सोने का इसके ऊपर जड़ा हुआ भी है साइड में। ये तलवारें महाराजा इस्तेमाल किया करते। यहाँ पे भी देखिए जो बंदूक दिखाई दे रही है ना, वो दूसरे के कंधे पर रख कर के बंदूक चलाना, ऊँटों के ऊपर चलाया जाता था। ये है शाही चोंगा। वाह, ब्यूटीफुल ब्रोकेड और कॉटन लिनन से बना हुआ। ये 19वीं सेंचुरी में यूज़ किया जाता था। 18वीं शताब्दी में रचित सूरज प्रकाश नामक ग्रंथ में राठौड़ों को भगवान राम का वंशज बताया गया है, जिन्हें विष्णु भगवान का अवतार माना गया है। इस प्रकार दैविक संबंधों से राठौड़ राजाओं ने शासन करने को अपना अधिकार माना है। दिस इज़ ब्यूटिफुल पेंटिंग। देखिए दरबार में किस तरीके से राजा बैठा करते थे। चलते हैं हम ऊपर की ओर। यहाँ पर कहते हैं शीश महल है, कांच से बना हुआ महल, फूल महल है और तख्त महल है।
उसमें रानियों की तरह मैं भी चलती हूँ। यहाँ पर बेहतरीन टेक्सटाइल का रूप दिखाई दे रहा है। हाथ की कारीगरी बहुत ही उम्दा दिख रही है यहाँ पर। यह है अंगरखा। नॉर्मली आप देखेंगे कि यहाँ पे जो राठौर राजपूत के घराने भी हैं वो आज भी अंगरखे का इस्तेमाल करते हैं। वाह, ये बहुत ही खूबसूरत हिस्सा है, इसे कहते हैं शीश महल। पूरे कांच का बना हुआ, दीवारों पर देख रहे हैं शीशों के अलावा यहाँ पर पूरी कार्विंग की गई है, बहुत ही खूबसूरत लग रही है। ग्रीन, ऑरेंज, ब्लू, वाव। चलते हैं फूल महल की। ये हिस्सा और भी खूबसूरत है। ये है फूल महल। फूलों की कार्विंग किया हुआ और सोने की परत चढ़ाया हुआ वॉल्स पे और छत पे। इस महल की खासियत ये है कि ये प्राइवेट ऑडियंस के लिए हुआ करता था। महाराजा जी बीच में बैठते थे और बाकी उनके जो इम्पोर्टेंट गेस्ट होते थे वो यहाँ पर विराजते थे, और उसके अलावा यहाँ पे गाना बजाना, संगीत चला करता था। और ये फूल महल बना है 1724 से लेकर 1749 तक में, और महाराजा अभय सिंह ने बनाया है। यहाँ पे आपको काफ़ी रॉयल पोर्ट्रेट्स दिखाई देगी छत पर, और इसके अलावा विष्णु भगवान और माँ दुर्गा की भी पेंटिंग्स दिखाई देंगी। ये है शस्त्रखाना, आर्मरी। यहाँ पर सारे शस्त्र लगे हुए हैं जो यूज़ किया करते थे राजा महाराजा। वाह, मुझे गेम ऑफ थ्रोन का एहसास हो रहा है। हाथी भी मनुष्य की तरह काम करता था। जब राजा युद्ध में जाते थे, ये है तो हाथी के सूंड के आगे लगाते थे, बांधते थे। तो हाथी भी मार सकता है। इसको बोल कर रखा हमारा राजा क्या करेंगे, इसको खींचेंगे, बेल्ट के अंदर डालेंगे, छोड़ देंगे, अंदर से बस से काट लेंगे, फिर वापस खींचेंगे। तो दोनों साइड में, बाहर की साइड में भी धार है, इनके साथ में भी छोटे पिस्तौल, ये भी चल रहा है। तो पिस्तौल चलो, पिस्तौल चलो। तखत सिंह थे, उनका बेडरूम है, उन्हीं के नाम से इसको तखत विलास, तखत महल बोलते हैं। सीलिंग है लकड़ी की जिसके ऊपर लाख का पेंटिंग किया हुआ है। क्रिसमस बॉल्स, वो बेल्जियम ग्लास है, 18th सेंचुरी का है। जो पहले लाइट नहीं तो एक कैंडल लगाने से पूरे के अंदर लाइटिंग होता था। बेड के ऊपर देखेंगे ओरिजिनल आपको कपड़े का पंखा दिखाई दे रहा है, तो उनके पीछे सर्वेंट बैठेंगे, रस्सी को खींचेंगे तो बेड पंखा चलाएगा। हमारे साथ है सांग सिंह जी। वैसे तो इनकी मूछी और दाढ़ी बहुत ही रोचक है, लेकिन इसके अलावा इन्होंने जितनी इन्फॉर्मेशन और डिटेलिंग मुझे दी है ना, वो शायद ही कोई गाइड दे सकता था। पता है, आए तो थे हम लोग लिफ्ट से, और उसके बाद 3 माले हमने सीढ़ी चढ़कर आए थे म्यूज़ियम देखने के लिए। लेकिन अभी हम जाते हैं मोती महल की ओर, और ये पुराना रास्ता है, वो नया वाला रास्ता बनाया गया है। ये है मोती महल, और मोती महल की खासियत ये है कि इसकी सीलिंग में आप देख रहे हैं लकड़ी, शीशा और सोने का बॉर्डर बनाया हुआ है। पूरी परत लगी है वो सोने की है। लेकिन उससे भी ज़्यादा ख़ास बात ये है कि इसकी दीवारों में ये खांचे दिखाई दे रहे हैं, वो सारे खांचे बने हैं दियों के लिए। जब भी इधर कैंडल लिट होता है तो ये पूरा का पूरा महल मोतियों की तरह दिखता है। आपको यहाँ पे 5 झरोखे ऊपर दिखाई दे रहे हैं। ये कोई मामूली झरोखे नहीं हैं, ये सारे झरोखे हैं रानियों के। तो रानियाँ भी शामिल होती थी डिसीजन मेकिंग में। यहाँ पर राजा बैठते थे और बाहर के जो भी अगल बगल के राजाएं, कोई भी चर्चाएं होती थी महल के बारे में और शहर के बारे में, तो उसमें रानियों का भी उतना ही अधिकार होता था डिसीजन मेकिंग में। तो ये जो पर्दे दिखाई दे रहे हैं, वहाँ पर उनके बॉडीगार्ड रहते थे, और इन झरोखों के पीछे रानियाँ होती थी और उसके पीछे उनकी दासियाँ। तो वो दासी इधर बता देती थी गार्ड को अगर कुछ बोलना हो तो, और गार्ड जा कर के वहाँ राजा को इन्फॉर्म कर देता था कि रानी ने कहा है ये शादी हो सकती है या नहीं हो सकती। ये जो वुड है ना, उसे कहते हैं रोहिड़ा,
और ये जैसलमेर, बाड़मेर मतलब काफ़ी डेजर्टेड एरिया में होता है। सो आपने स्विफ्ट गाड़ियों का नाम तो सुना होगा, लेकिन यहाँ पे देखिए ये जो यहाँ पे आपको घोंसला दिखाई दे रहा है ना, वो उसी का है और यहाँ इसे शुभ माना जाता है। और आपको ये घोंसले महल में हर जगह पर मिलेंगे। वाह, जिस चौक में हम अभी हैं ना, ये बहुत ही खूबसूरत चौक है और बना हुआ है चूना और सी शेल का, इसलिए इसमें स्मूथनेस है। लेकिन ख़ास बात इस चौक की ये है कि यहाँ पे होली का महोत्सव होता था और यहाँ पे महाराजा जी होली खेला करते थे और ऊपर जो झरोखे दिखते हैं ना, वहाँ से रानियाँ उस होली का मज़ा लेती थी। ओके, यहाँ पर काफ़ी सारी फिल्मों की शूटिंग हुई है, जिसमें से हम साथ साथ हैं, इवन ठग्स ऑफ हिंदुस्तान और काफ़ी सारी फिल्में। और यहाँ पर इतने खूबसूरत एनवायरनमेंट में तो ऑफकोर्स शूट होना ही चाहिए। बहुत ही सुंदर महल है और बहुत ही अच्छे से रखाव किया गया है। आई मस्ट अप्रिशिएट महाराजा गज सिंह जी का। चूँकि यहाँ पर मेंटेनेंस का काम चल रहा है, इसीलिए यहाँ पर एंट्रेंस नहीं है, लेकिन ये सारे रानी निवास हैं। वाह, और इतना बारीक काम है ना कि क्या बताएं। इधर से ही देखते हैं तो लगता है कि ओहो, कारीगर की एक अद्भुत कलाकृति है। पेनियर शॉप है जहाँ पे अंदर फोटोग्राफी तो अलाउड नहीं है, इसलिए मैं अंदर का नहीं दिखाया, लेकिन बहुत ही खूबसूरत चीज़ें हैं हाथ की बनाई हुई। आप वहाँ से ले सकते हैं, हमने भी ली है। बहुत ही इंटरेस्टिंग यहाँ पर आपको शॉपिंग करने के लिए चीज़ें मिलेंगी जो जोधपुर को दर्शाती है, चाहे वो कुर्ती हो या चाहे वो यहाँ की बनी जोधपुरी जूतियाँ। तो यहाँ पर चतुर्भुज मंदिर है और आपको जूते निकालने हैं, फिर ही आप अंदर जा सकते हो और अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, तो मैं कुछ भी नहीं दिखा सकती हूँ। ये है टर्बन गैलरी। अलग अलग टाइम पर अलग अलग जाति के शायद या अलग अलग मतलब ओहदे के लोग पहना करते होंगे ये सारी पगड़ियाँ। राजा महाराजाओं की कढ़ाइयाँ भी उतनी ही बड़ी होती हैं। इसमें तो मैं ये पूरी आ जाऊँ। ये रास्ता है चामुंडा मंदिर का और राव जोधा जी जिन्हें बहुत मानते थे वो था चामुंडा देवी जी और उन्हीं का मंदिर यहाँ पर है। वैसे तो टिकट काउंटर के पास भी आपको एक कैफ़े मिलेगा, इसके अलावा कैफ़े मेहरान है यहाँ पर और यहाँ पर आपको जोधपुरी दाल बाटी चूरमा मिलेगा। रात का डिनर करने बहुत टाइम लग गया हमें। मेहरानगढ़ फोर्ट में इतना रोचक था कि मन नहीं लग रहा था कि ये छोड़ दे या वो छोड़ दे। और तब तक में हमें वहाँ पे सिक्योरिटी ने बताया कि जसवंत थाड़ा जो है वो 5 बजे बंद हो जाने वाला है। तो हमने सोचा कि अब तो वो नहीं कर पाएंगे, तो फिर हमने डिसाइड किया है कि कल हम जसवंत थाड़ा और तुर्जी का जालरा करेंगे और अभी आपको डिनर करवाते हैं बढ़िया जोधपुरी थाली। कहते हैं कि जोधपुर का ये वन ऑफ द पॉश इलाका है और हम जहाँ पर हैं वो है सी रोड और हम आए हैं डिनर करने जिप्सी में। कहते हैं 32 व्यंजनों की थाली यहाँ पर मिलती है, प्योर जोधपुरी। चले देखते हैं क्या है। हाँ, यहाँ पर अगर आपको खाना खाना है तो आपको कम से कम 10-15 मिनट का टाइम लेके आना होगा, क्योंकि बहुत भीड़ दिख रही है मुझे, सीट खाली नहीं होती है। ओके, थाली के लिए एंट्रेंस भी अलग से है।
पराठा सोगदा? बाजरे का। वाओ, 32 डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ जोधपुरी थाली। शुरू कहाँ से करूँ वो देख रही हूँ। शुरुआत करते हैं खमन से। वैसे तो गुजरात में भी खमन मिलता है, यहाँ पे भी खमन ढोकला मिलता है। दूसरा दाल बाटी चूरमा, घी में लदालद है। और यहाँ पे काफ़ी सारी चटनियाँ हैं। एक है ये वाली हरी चटनी है, खजूर की चटनी है, लहसुन की चटनी है, मिर्ची की है, और ये सेम ही है, मिर्ची कुटा। ओके, मिर्ची कुटा है। इसके अलावा यहाँ पे लापसी है, घेवर है, बाटी चूरमा है और बाजरे का चूरमा है। ओके, यहाँ से शुरू करते हैं। मीठे का केसर बासुंदी, फिर है कढ़ी, दाल और आलू भिंडी गोभी मतलब मिक्स्ड सब्जी, फिर है मलाई कोफ्ता और गट्टे की सब्जी। इसके अलावा अच्छा ये पालक वड़ी, चने की सब्जी और रायता। गुज्जू तो पहले मीठे से ही शुरू करूँगी। पूरी और दूध पाक हमें बहुत अच्छा लगता है, तो मैं यहाँ पे बासुंदी के साथ शुरू कर रही हूँ। कढ़ी इज़ माई फेवरेट। दाल, मिक्स सब्जी तो चलो ठीक है। मलाई कोफ्ता है, मलाई फ्लेवर। गट्टे की सब्ज़ी मैं उतना पसंद नहीं करती हूँ। देखते हैं। गट्टा तो टेस्टी लग रहा है इस रस्से में। ऐसा वाला मिले तो मैं खा लूँ। लास्ट पान के साथ मेरी थाली एंड होती है और पर थाली 500 रुपीज़ है।